गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामोथन ऑनलाइन क्लासेस। 8th का जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था। हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई ट्रेड के लिए, तो उसने ये सोचा कि इंडिया के अंदर सबसे पहले ट्रेडिंग कंपनी हमारी है और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे जो है उनका होलसेल राइट होगा। पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि दूसरी कंट्रीज से भी यहाँ पर ट्रेडिंग उससे पहले स्टार्ट हो गई थी। तो चलिए, हमने पढ़ा था कि 3 जो कंट्रीज़ है, 3 जो एरिया है, वहाँ से यहाँ पर कंपनी स्टार्ट हो गई थी। कहाँ से? देखिए, एक तो पुर्तगीज़ आ गए थे 1498 में कैलिकट से, और जबकि ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे, यूरोपियन कंट्रीज जो यहाँ आई थी वो आई थी 16th सेंचुरी में। डचेज आए थे 1595 में पुलिकट से। फ्रेंच आए थे 1664 में पौंडीचेरी से, और इसी तरीके से यहाँ जो है वो इतनी कंपनी स्टार्ट हो गई थी। तो ये बात नॉर्मल है कि जब इतनी कंपनीज होती है तो जो प्रॉफिट होता है वो बढ़ जाता है, और उन्हें यूँ लग रहा था कि प्रॉफिट जो है वो एक अकेले का होगा। और जब प्रॉफिट बढ़ता है, मतलब डिमांड बढ़ती है किसी चीज़ की, तो प्राइस भी बढ़ता है। अब उनको जब चीज़ वो ख़रीद रहे थे तो उनको उतनी सस्ती नहीं मिल पा रही थी, उतनी चीप नहीं मिल पा रही थी। अब कंपटीशन जो है वो बढ़ चुका था, तो इसीलिए बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी? देखिए, क्या था कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वहाँ पर जो है वो कॉटन और सिल्क की बिग मार्केट थी। इंडिया के कॉटन और सिल्क की अच्छी डिमांड थी और वहाँ पर बिग मार्केट थी। और जबकि अब उनको इन सब चीज़ों को ख़रीदने के लिए कंपटीशन करना पड़ रहा था, उनके कंपटीटर्स थे यहाँ पे, इसीलिए उन्हें जो है वो बाय करते वक्त जो है वो पैसा थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ रहा था, जो उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। नेक्स्ट था कि अब जो था वो ये जो स्पाइसेस थे उनकी डिमांड जो है वो बढ़ी थी। कौन से? क्लव्स, पेपर, कार्डेमोम और सिनामोन, इनकी जो थी वो डिमांड बढ़ी थी, जिसकी वजह से इनके रेट भी जो है वो बढ़ चुके थे। इसका मतलब पहले जितना प्रॉफिट नहीं रह गया था, और वो ये नहीं चाहते थे कि हमारी प्रॉफिट में कोई जो है वो हिस्सेदारी करे। इसीलिए क्या हो गया था, अब आपस में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, आपस में झगड़े स्टार्ट हो गए थे, आपस में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई थी, और हर संभव प्रयास कर रहे थे कि वो एक दूसरे को एलिमिनेट करे। और ब्रिटिश जो है वो अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रही थी कि दूसरी कंपनीज़ को जो है वो एलिमिनेट कर दे। किस तरीके से? तो देखिए, उन्होंने क्या स्टार्ट किया कि उन्होंने आपस में एक दूसरे को एलिमिनेट करना स्टार्ट किया। जैसे अगर कोई बोट के थ्रू सामान ले जा रहा है तो वो उसको सिंक कर दिया करते थे बोट जो है उसको डुबो देते थे। इसके अलावा अगर कोई वे और दूसरा ट्रांसपोर्ट का मोड वो यूज़ कर रहे हैं तो उसको सीज़ कर दिया करते थे, ताकि वो सामान को ले जा ना सकें। और आपस में बहुत ज़्यादा जो है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। तो अब अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोर्टिफिकेशन? अब आप यही कहोगे कि फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? फोर्टिफिकेशन मतलब कि बड़ी बड़ी दीवारें, अपने आसपास के एरिया को बड़ी बड़ी दीवारों से कवर कर देना, ताकि कोई किधर से आ ना सके। तो इस फोर्ट्स तैयार कर देना जिस तरीके से, तो इस तरीके से फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। जो फोर्टिफिकेशन स्टार्ट हुआ तो उसका नतीजा ये हुआ, जो लोकल रूलर्स है उनसे ये सारी चीज़ें जो है वो बर्दाश्त नहीं हुई। उन्हें ऐसे लगा कि हमारे लैंड पे आके ये यहाँ ट्रेड भी कर रहे हैं, अपने नियम कानून भी चला रहे हैं, आपस में लड़ाइयाँ भी कर रहे हैं, और इसके अलावा फोर्टिफिकेशन भी स्टार्ट कर दिया। जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने जो है, जो ब्रिटिश कंपनीज़ है या जो भी कंपनीज़ थी, उनके साथ जो है उन्होंने वॉर स्टार्ट कर दिया, आपस में जो है वो कंपटीशन स्टार्ट कर दिया, या उन्हें मना किया कि ऐसा कुछ यहाँ नहीं चलेगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको ये बात अखरी, क्योंकि उन्हें यूँ लगता था कि या तो हमें इनको समझाना पड़ेगा, इनके साथ में समझौता करना पड़ेगा, या फिर किसी भी तरीके से इनको दबाना पड़ेगा, इनकी आवाज़ को दबाना पड़ेगा किसी भी तरीके से। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि जो लोकल रूलर्स थे उनको अपने अंडर में लेना स्टार्ट किया, उनको अपनी हाथों की पपेट्स बनानी, कठपुतली बनानी स्टार्ट कर दी किसी भी तरीके से, चाहे उनको रिश्वत दे के या किसी दूसरे तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, नेक्स्ट लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल। तो इसमें क्या किया? सबसे पहले बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड स्टार्ट किया।
वहाँ के रूलर्स की सहमति के साथ में उनको रिश्वत देके या उनको किसी भी तरीके की का लालच देके, तो हुगली रिवर जो है उस पर 1651 में सबसे पहले ट्रेड स्टार्ट किया गया। और जो ये ट्रेड स्टार्ट किया गया इसके तहत जो है यहाँ पर उन्होंने सेटअप स्टार्ट कर दिया था। कहने का मतलब ये वहाँ पर सेटल्ड हो गए थे, वहाँ पे उन्होंने रहना स्टार्ट किया था, एक तरीके से उनका बेस स्टार्ट हो गया था। और जो लोग वहाँ रह के ट्रेडिंग किया करते थे उनको उस दौरान, मतलब जो फैक्ट्री सेटअप की थी उनको उस दौरान कहा जाता था फैक्टर्स। मतलब जिन पर्सन्स ने, जिन लोगों ने, जिन ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स ने वहाँ पर ट्रेड स्टार्ट किया था उनको कहा गया फैक्टर्स। और उन्होंने इसी के साथ ही वहाँ वेयर हाउस भी स्टार्ट कर लिया था। वेयर हाउस का मतलब, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेयर हाउस? वेयर हाउस है कि वो मटेरियल, वो सामान जो कि क्या करना है, बाहर भेजना है, जो कि बाहर भेजना है, एक्सपोर्ट करना है, उनको उसको स्टोर करने के लिए जो जगह है उसे बोला जाता है वेयर हाउस। तो उन्होंने वेयर हाउस बनाया और वहाँ पे भी ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ लगाई। और इसी तरीके से उन्होंने जो है वो क्या किया, अपने फोर्ट बिल्ड करने स्टार्ट कर दिए वहाँ पर। कहने का मतलब वो परमानेंटली वहाँ सेटअप होना शुरू हो गए थे, फोर्ट बिल्ड करने, किले भी बनाने अपने शुरू कर दिए थे, जहाँ पर वो अपनी बिग आर्मी के साथ में, अपनी सारी योजनाओं के साथ में जो है वो रहा करते थे। और इस तरीके से ये काम जो है वो चलता गया। आफ्टर 2 ईयर, 2 सालों के बाद में उन्होंने क्या किया, कलकत्ता के जो रूलर थे, जो लोकल रूलर्स थे, उनको ब्राइब दिया। ब्राइब मतलब रिश्वत दी कि हम यहाँ पर, मतलब पैसे देके उन्होंने ये कहा कि यहाँ के 3 गांवों के अंदर विदाउट टैक्स हम यहाँ पर व्यापार करेंगे। और उन्होंने फरमान जारी कर दिया। किसने? जो कलकत्ता का नवाब था, उन्होंने जो है वो फरमान जारी कर दिया। अब फरमान क्या मतलब होता है? देखिए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्टार्ट की गई थी तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने जो आपको एक लेटर दिया था, होलसेल राइट दिया था, उसी की तरह यहाँ जो बंगाल के अंदर जब स्टार्ट किया था तो वो जो लोकल रूलर ने जो रिटर्न लेटर दिया था कि आप परमिशन दी थी, उसे कहा जाता है फरमान, कि आप यहाँ जो है वो अपना व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं बिना ड्यूटी के, बिना टैक्स के। तो देखिए, ऐसे करते करते भाई टैक्स फ्री जो है यहाँ उनका व्यापार स्टार्ट हो गया। कहने का मतलब वो यहाँ धीरे धीरे व्यापार में आने लगे। और वहाँ मतलब पॉलिटिकली आप ये कह सकते हो, राजनीतिक रूप से वो भागीदारी, पार्टिसिपेशन करने लगे। तो उनका मेन मकसद हो गया था, उन्हें पता चल गया था कि केवल ट्रेड के बदौलत हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें यहाँ पॉलिटिकली, सोशली इनके बीच में घुसना पड़ेगा। और इसी तरीके से उन्होंने फर्स्ट अपनी पॉलिटिकल नीति अपनाई थी यहाँ पे, कि उन्होंने ड्यूटी फ्री यहाँ ट्रेड स्टार्ट कर दिया था बंगाल के नवाब को, क्या देके, ब्राइब देके, रिश्वत देके। पर उन्होंने, वही क्या हुआ, दूसरी तरफ जो कंपनी के दूसरे ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किया, कंपनी के अलावा अपना दूसरा ट्रेड भी स्टार्ट कर दिया, और वो भी विदाउट टैक्सेस। जबकि जो नवाब था उसने जो फरमान जारी किया था वो केवल कंपनी के लिए किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किया था, ना कि अदर ट्रेड के लिए। और जबकि ट्रेडर्स ने जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अदर ट्रेड जो है अपना जो है वो पर्सनल ट्रेड जो है वो स्टार्ट किया। और जब वहाँ के लोकल रूलर्स ने इसके लिए टैक्स की डिमांड की तो उन्होंने वो फरमान दिखा दिया कि हमें तो जो है वो इस बात के लिए परमिशन दी हुई है, जबकि ऐसा था नहीं। तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा बंगाल के ऊपर। क्यों पड़ा? क्योंकि उस दौरान जो रूलर्स थे उनकी मेन जो प्रॉपर्टी थी वो यही थी कि टैक्सेस से वो जो है सारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखते थे, अपनी आर्मी को संभालते थे, अपने वेपन्स को रीबिल्ड करवाते थे या रिपेयर करवाते थे। मतलब उनका सारा काम जो है वो टैक्सेस के थ्रू चलता था। पर जब टैक्स ही नहीं रहेगा, मतलब जब ट्रेड फ्री हो जाएगा, ड्यूटी फ्री हो जाएगा एरिया, तो काम कैसे चलेगा? तो धीरे धीरे जो है वो इस बात के लिए कॉन्फ्लिक्ट होने लगा था। और सबसे पहले बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने जो है वो इसके लिए सबसे पहले जो है वो विरोध किया। तो ये विरोध किस तरीके से हुआ, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।